हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर पढ़ रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का यह चौथा लेक्चर है। आज की क्लास में हम मास ज्ञात करने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात मास कितने विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। जितने विधियों से मास ज्ञात किया जा सकता है उन सभी विधियों को आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। आप बड़े ध्यान से हमारे इस लेक्चर को पूरा अटेंड करिए। आपको जितने विधियों से मास ज्ञात किया जाता है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था कि जो मास होता है मतलब महत्तम समापवर्तक, वह आपका 3 विधि से ज्ञात किया जाता है। सबसे पहला जो विधि है वह है अपवर्तक विधि। दूसरी जो विधि है मास ज्ञात करने की वह है आपका गुणनखंड विधि, या फिर आप कहिए अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरी जो विधि है मास ज्ञात करने की वो आप कहिए भाग विधि। तो 3 विधि से हम मास ज्ञात कर सकते हैं। अपवर्तक विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि। अब जैसे एक उदाहरण लिया जाए अपवर्तक विधि से मास ज्ञात करने का, तो अगर हमारे सामने संख्या 24 है और 36 का हमसे पूछा गया मास, बहुत ही ध्यान से समझिए। तो अपवर्तक विधि लिखी गई है तो इसका मतलब यह है कि पहले 24 और 36 का क्या निकालेंगे आप? अपवर्तक। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपने अपवर्तक निकालना सीख ही लिया होगा। चलिए 24 के अगर आप अपवर्तक निकालेंगे, 24 के अपवर्तक, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 24 के अपवर्तक वे सभी संख्याएं होंगी जो 24 को काट देती हैं, अर्थात 24 को पूर्णतः विभाजित करती हैं। तो सबसे पहली संख्या होगी 1। 1 24 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12 और फिर खुद 24। मतलब 1 भी इसको काटेगा, 2 भी इसको काटेगा, 3 भी इसको काटेगा, 4 भी इसको काटेगा, 6 भी काटेगा, 8 भी काटेगा, 12 भी काटेगा और 24 भी काटेगा। तो जितनी संख्याएं 24 को काट सकती हैं वे सभी 24 के अपवर्तक होंगे। ऐसा मैंने पीछे सिखाया दिया आपको। फिर आप लिखिए 36 के अपवर्तक। अपवर्तक 36 को पहले 1 तो काट ही देगा, 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा 36 को, फिर 9 काटेगा, फिर 12 काटेगा, फिर 18 काटेगा, फिर खुद 36 अपने आप को काटेगा। 1 के पहाड़ा कट जाएगा, 2 का पहाड़ा भी पड़ेगा तब भी कट जाएगा, 3 का पहाड़ा 12 बार पड़ेंगे तब भी कट जाएगा, 4 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तब कटेगा, 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तब कट जाएगा, 36 का पहाड़ा आप 1 बार पढ़ेंगे तो 36 कट जाएगा। तो अपवर्तक विधि से आप किसी भी 2 संख्याओं का मास निकालना चाहते हैं या 3 संख्याओं का मास निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उनका अपवर्तक इस तरह से लिखें जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ध्यान दें, इन सभी अपवर्तकों में आपको एक चीज निकालना होगा, समापवर्तक। क्या? समापवर्तक।
समापवर्तक का मतलब होता है समान अपवर्तक। तो एक दोनों में है समान अपवर्तक है, दो भी है समान अपवर्तक है, तीन भी है तो ये तीन भी समान अपवर्तक है, चार भी समान अपवर्तक है, छह भी समान अपवर्तक, आठ इसमें नहीं है तो नहीं, 12 भी समान अपवर्तक है, उसके बाद और कुछ नहीं मिल रहा है। तो 24 के ये सभी अपवर्तक हैं, 36 के ये सभी अपवर्तक हैं, लेकिन 24 और 36 के ये सब समापवर्तक है, जो 24 में भी है और 36 में भी है। अब समापवर्तक निकालने के बाद मास कैसे निकालेंगे? तो मास का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा, और समापवर्तक अभी आपने समझा। तो इन सभी समापवर्तकों में सबसे बड़ा कौन है? तो आपके सामने उत्तर क्या आ रहा है? 12। इसका मतलब यह है कि 24 और 36 का जो मास होगा वो 12। तो अपवर्तक विधि से इस तरह से मास निकालते हैं। अपवर्तक विधि से आप अगर मास किसी भी संख्या का निकालना चाहते हैं तो विदाउट यूजिंग पेन, मतलब बिना पेन के भी निकाल सकते हैं। इसका मास जानना चाहते थे आप, तो ये पहले कोशिश करते कि किससे कटेगा, किससे कटेगा। वैसे तो ये 4 से 6 से 12 सबसे कट रहे थे, दोनों कट रहे थे, मतलब दोनों किससे कटेंगे वो संख्या ढूंढना पड़ता है, और वो बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब उससे बड़ी कोई ऐसा ना हो जो इन दोनों को काटे। तो यहाँ पर क्या मिलता था आपको? 12। तो कुल मिलाकर इनका क्या मास क्या होगा? 12। ठीक है। अगर मान लीजिए हम एक और उदाहरण है, लेकिन इस बार अपवर्तक विधि से ही हम मास निकालेंगे, लेकिन पेन नहीं यूज करेंगे, ऐसे ही निकालने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए 12 और 16 लिया आपने। 12 और 16 का अगर आपको मास ज्ञात करना हो अपवर्तक विधि से, सबसे पहले 12 और 16 को कौन काटेगा? 2 काट देगा, फिर 4 भी काट देगा, फिर कोई नहीं काट पा रहा। तो इन जो 12 और 16 को काटता है उसमें बड़ा कौन है? 4, इसलिए 12 और 16 का मास क्या होगा? 4। तो ये आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने अपवर्तक विधि से मास बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब हमारा सेकेंड जो है गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि बोली जाती है। इसमें मास कैसे निकालते हैं? वही दोनों संख्या ले लेते हैं। क्या था पहला आपका? 24 व दूसरा 36। 24 और 36 का हमें मास चाहिए। अब अपवर्तक विधि से नहीं निकालना है, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें 24 और 36 का मास निकालना है। तो जरा ध्यान दें। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से आप 24 और 36 का मास निकालेंगे। 24 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, क्या लिखिए? 24 के अभाज्य गुणनखंड, मतलब 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 दूना 4 दूना 8 तेरे 24। इस तरह से गुणा के रूप में आप इसे लिखें, और गुणा के रूप में जो संख्याएं लिखी हैं वो अभाज्य होनी चाहिए, तभी ये जो लिखा जाएगा उसका अभाज्य गुणनखंड बोला जाएगा। देखिए 2 किसी से नहीं कटेगा तो अभाज्य है, ये भी किसी से नहीं कटेगा तो अभाज्य। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या यहाँ पर है और गुणा के रूप में लिखा गया है, इसलिए यह 24 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से आप 36 के लिए लिखिए। 36 के अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा? 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36। तो इस तरह से 36 का अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड विधि से मास कैसे निकालते हैं? सबसे पहला काम, जितनी भी संख्या दी रहेगी, यहाँ 2 है तो 2 हमने लिखा, उनका अभाज्य गुणनखंड आप निकाल दें। और फिर मास कैसे प्राप्त करते हैं? मास प्राप्त करने के लिए उन दोनों में जो कॉमन संख्या है उसे आप नोट करें। तो यहाँ भी 2 है तो हमने लिख लिया, ठीक है, गुणते। फिर एक को 2 कॉमन हुआ तो फिर हमने लिख लिया। अब यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो वो 2 नहीं लिखा जाएगा। फिर यहाँ 3 भी आपका कॉमन हो गया, इसको लिख रहे। इसमें 3 है लेकिन उसमें नहीं तो वो नहीं। जो दोनों में मिल जाए वो आप यहाँ पर इस तरह से गुणा के रूप में लिख लें।
2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो इसलिए 24 और 36 का जो मास आया वह कितना होगा 12। जिस प्रकार से मैंने समझाया आप ध्यान से समझें, आपको पूरा बात अच्छे से क्लियर जरूर होगा। ठीक है, चलिए अब हमने अपवर्तक विधि समझा दिया, आपको गुणनखंड विधि आपको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद भाग विधि से मात्रा कैसे निकालते हैं यह मैं आपको समझाऊंगा। भाग विधि का यूज तब करिएगा आप जब संख्याएं बड़ी रहे, मतलब सैकड़े में रहे, हजार में रहे और मात्रा निकालने के लिए दे, तो आप अपवर्तक पर मत जाइए, आप गुणनखंड विधि पर मत जाइए, आप सीधे मात्रा ज्ञात करने के लिए भाग विधि पर चले जाइए। कैसे निकाला जाएगा अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहले यही छोटा सा एग्जांपल, इसके लिए मैं 2-3 लूंगा और सब तरह के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करूंगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपको क्या संख्या था यहाँ पर, वही लेता हूं 24 व 36 का मात्रा कितना आया था 12। इससे भी निकाला, इससे भी निकाला, 12 ही आया। दोनों विधियां समझ ली गई। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से स्टार्ट करके वीडियो देख लीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। खैर 24 और 36 का मात्रा अगर हमें निकालना है भाग विधि से, तो करते क्या है, इन दोनों संख्याओं में उस संख्या को आप भाजक मानिए। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाएगा जो छोटा है, तो छोटा 24 है तो इसको हमने भाजक मान लिया। ठीक है, और बड़ा 36 है तो इसको हमने भाज्य मान लिया। भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाता है। चलिए फिर भाग विधि से 24 का पाड़ा पढ़िए, तो 24 का 24 घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, इतना तो आया रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये जो यहां पर भाजक था वो यहां भाज्य बना दीजिए और फिर 12 का पारा पढ़िए 24 में, 12 दूना 24 और इस तरह से आपका कैंसिल हो गया। तो भाग देने के बाद लास्ट में जब शेषफल ना आए उस समय जो आपका भाज्य होगा वही मात्रा होगा। तो लास्ट में भाज्य क्या आया 12, तो इन दोनों संख्याओं का मात्रा क्या होगा 12। आपको समझ में आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि भाग विधि द्वारा मात्रा तब ज्ञात करते हैं जब संख्याएं बड़ी होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी, आप छोटी संख्याओं में भी ज्ञात करते हैं, लेकिन ये ज्यादा कारगर और शीघ्र मात्रा लाना हो तो बड़ी संख्याओं के लिए भाग विधि यूज करेंगे तो आपका जल्दी से मिल जाएगा। इनसे लाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर हमको निकालना हो 248 और 1032 का मात्रा, तो आप इस और इस विधि से ट्राई करिएगा, खुद ही पता चलेगा कितना टाइम लगता है। और उस विधि से देखते हैं क्या करना है, इन दोनों में से जो छोटा है उसे भाज्य मानते हैं, मतलब उससे भाग देंगे, और बड़े वाले को भाज्य मानते हैं, सॉरी इसको भाजक मानते हैं, उसे भाज्य मानते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब 248 का पढ़ा इसमें कितनी बार पढ़ा जाएगा, आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं कितनी बार पढ़ा जाएगा। तो ये आप 25 देखिए, 24 को 25 मान लीजिए, तो 25 का पढ़ा 1000 में कई बार पढ़ेंगे आप देखिए, आप सॉरी 103 में कई बार पढ़ेंगे, 4 बार, लगभग 4 बार जाएगा। 4 का गुणा फिर करिए इसमें, 8 चौका कितना होता है 32 के 2 और हाथ से लगा आपका 3, 4 चौका 16 और 16 3 हो जाएगा आपका 19, फिर 4 गुना 8 1 9, घटाइए यहाँ आपका 0 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 13 में से 9 गया आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा। तो अब क्या करिए, आप इसको यहाँ उतार लीजिए 248। अब 40 का पारा इसमें पढ़ना है, कितनी बार जाएगा। ठीक है, 4 का पारा पढ़िए 6 बार जाएगा, देखते हैं 6 बार पढ़कर, तो 6 से 9 0, 6 चौका 24, तो ये आपका आया। फिर आप इसमें से इसको उतारिए, आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 से जब इसमें हम भाग देते हैं तो यहाँ आपका 40 है। ठीक है, 8 से जब भाग देते हैं 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, तो ये आपका कट गया। ठीक है, तो लास्ट में भाजक कौन आया, लास्ट में भाजक 8 है,
तो जो अंत में भाजक आएगा वही आपका म स होगा। यह बात आप हमेशा याद रखें, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका भी म स निकाल सकते हैं। आइए एक और देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर दो दो संख्याएं हैं तो म स आप निकाल लेना। मान लीजिए 3 संख्या दिया रहे तो म स कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है यहाँ पर 344, 1032, ठीक है, और उसके बाद आपका है 1806। ये 3 संख्याएं हैं, इनका म स कैसे निकालें? तो बड़े ध्यान से देखिए, ये आपके लिए समझने वाली बात होगी। इन तीनों में से किसी दो को पकड़िए, मर्जी आपकी, आप चाहे इनको पकड़ लें, चाहे इनको पकड़ लें, चाहे इनको पकड़ लें, किसी भी दो को पकड़िए। और मैं तो कहूंगा सबसे जो बड़ा रहता है उनको पकड़ लीजिए, इन दो को पकड़ लिया और उसमें जो छोटा है उसे भाजक बना दिया। चलिए 1032 को भाजक बना दिया और 1806 को भाज्य बना दिया। अब 1000 पार पढ़ेंगे 2 बार तो 2000 ज्यादा आएगा, तो 1800 ही है, मतलब एक बार पढ़िए। 1000 एक बार पढ़ेंगे तो 1032 ही आएगा, घटाइए 4 बचा, 10 में से आप 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ 7 है, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ उतार दीजिए 1032। अब आप एक ही बार पढ़ेंगे क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे 1400 ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, तो 774 ही आएगा। 12 में से 4 गया 8, यहाँ फिर 2 बचा था तो 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ आपका 9 बचा, 9 में 7 गया आपका 2। फिर आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। कितनी बार पढ़ेंगे? 25 3 75, लगभग 3 बार जा रहा है, तो 3 8 24, हासिल लगा आपका 3 8 24, हासिल लगा 2, 5 3 15 2 17, 3 2 6 1 7, यह आपका पूरा कट गया, ठीक है। इतना हो जाएगा जब 3 संख्या रहेगी तो पहले ऐसा आपने कर लिया। अब यह जो बचा है भाजक, इस भाजक से इस बची हुई संख्या में भाग दीजिए। तो चलिए, तो 258 का भाग देंगे 344, तो एक बार तो जाएगा ही, एक बार जाएगा। आप यहाँ लिखिए 258, तो 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ आपका 3 बचा है। 13 में से 5 जाएगा 8, और ये तो 1 बचा है, तो ये आपका 2 बचा है, 2 में से कैंसिल। फिर आप ये कार्यक्रम आप जारी रखें जब तक आपका शेषफल 0 ना हो जाए। 8 का पारा पड़े लगभग 3 बार, तो 6 3 18, 8 3 24 से 25, ये आपका कैंसिल हो गया। तो जो मास है यहाँ पर बना वो बना आपका लास्ट में कितना भाजक आया? 86। मैं फाइनल में एक बार फिर से इसका कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा। क्या करते हैं, 3 संख्या रहे या फिर 4 संख्या रहे, 4 संख्या होता है तो यहाँ जो आया है इस भाजक से उस अंतिम बची चौथी संख्या में हम भाग देते और फिर हमारा मासा आराम से मिल जाता, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, 2 संख्याओं में से किसी भी 2 संख्याओं को ले लेते हैं और इस तरह से भाग देते हैं और तब तक भाग देते रहते हैं जब तक शेषफल 0 ना हो। अंतिम में जो भाजक आएगा उससे उस बची हुई संख्या में भाग देते हैं और तब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। और लास्ट में जो भाजक बचेगा वही भाजक इन सभी दी गई संख्याओं का क्या होगा? मास होगा। आई होप कि आपको मास निकालने की यह तीनों विधियां, अपवर्तक विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में घातांकों का मास, भिन्नात्मक संख्याओं का मास और दशमलव संख्याओं का मास निकालना आपको सिखाएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।